हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। दिस इज समीर त्रिवेदी। आज हम लोग क्लास 9 साइंस चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन इस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमारा चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, हम लोग सबसे पहले फोर्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज फोर्स? बड़े सिंपलर वे में, जैसे कि हमको अपनी लोअर क्लासेस से बताया गया है, हम लोग यहाँ पे अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे फोर्स के लिए। फोर्स हम बड़े सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, जो हम लोग अपने लोअर क्लासेस से भी पढ़ते चले आ रहे हैं। फोर्स इज अ पुश अ पुल ऑन अ बॉडी। अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। आप जैसा कि अपने स्क्रीन पे डायग्राम पे देख सक रहे हैं, एक बॉक्स है, उसको दो बच्चे पुश कर रहे हैं और पुल कर रहे हैं। इसका मतलब पुश और पुल की पर्टिकुलर कंडीशन पर ये बच्चे उस बॉक्स पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। देन in more precise way we can say force is a push or pull on an object that produces acceleration in the body on which it acts। हमने सेम बात को और प्रिसाइज वे में और थोड़ा प्रॉपर वे में बोला। SI यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन। सो बड़े सिंपल वे में हम कह सकते हैं फोर्स इज अ पुश अ पुल। अ फोर्स इज अ पुश अ पुल ऑन an object that produces acceleration in the body on which it acts। Forces are used in everyday action like pushing, pulling, lifting, stretching, twisting and pressing। आपने ये बहुत सारे डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व किया होगा और आप इन सारी चीजों को करते हैं तो वहां पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं या वहां पर आप फोर्स लगाते हैं तो ये सारी चीजें आपकी परफॉर्म होती है। फोर्स इज यूज्ड व्हेन वी किक अ फुटबॉल। हम लोग जब फुटबॉल खेलते हैं, ग्राउंड पे फुटबॉल रखी है तो उसको किक करने के लिए हम लोग अपने लेग्स के थ्रू उस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तब हमारी बॉल आगे बढ़ती है। फोर्स इज यूज्ड व्हेन वी लिफ्ट अ बॉक्स फ्रॉम द फ्लोर। हम कोई हैवी ऑब्जेक्ट, बॉक्स हो गया, अपना स्कूल बैग हो गया या दूसरी चीजों को जमीन से उठाने के लिए हम लोग फोर्स एक्सर्ट करते हैं। आप स्क्रीन में डायग्राम में देख सकते हैं। फोर्स इज यूज्ड व्हेन वी स्ट्रेच अ रबर बैंड। रबर बैंड या इस तरह के दूसरी चीज, बो एंड एरो, या आप कह लीजिए कि जर्नली स्प्रिंग वगैरह को स्ट्रेच करने के लिए आप उस पर फोर्स लगाते हैं। तो रबर बैंड को अगर स्ट्रेच करनी है उस पर भी आप फोर्स एक्सर्ट करते हैं। फोर्स इज यूज्ड व्हेन वी पुल ड्रॉर ऑफ अ टेबल। हम लोग ड्रॉर वगैरह को खोलने के लिए भी उसके नॉब को पकड़कर फोर्स लगाते हैं, तब उसको खोल पाते हैं। ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जिनको हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि हमारा पुलिंग हो गया, पुशिंग हो गया, लिफ्टिंग हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, ट्विस्टिंग हो गई, या किसी चीज को कंप्रेस करने, प्रेस करने, स्प्रिंग वगैरह को हम लोग यहाँ पे फोर्स लगाते हैं। दीज आर द वेरियस एग्जांपल वेयर वी exerts the force in our daily life। इफेक्ट ऑफ फोर्स, हमने फोर्स को तो बड़े सिंपल वे में देखा, फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश अ पुल। लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो क्या क्या इफेक्ट आता है? जैसा कि अभी हमने कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स को देखा, हमने रिस्ट से ऑब्जेक्ट को मोशन में लाया, उसको स्ट्रेच किया, या किसी ऑब्जेक्ट को हमने लिफ्ट किया और फिर उसके बाद हमने ड्रॉर को खोला। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि फोर्स जब हम एक्सर्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे तो क्या क्या चेंजेस आते हैं या फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं। अ फोर्स कैन नॉट बी सीन। अ फोर्स कैन बी जज्ड ओनली बाय द इफेक्ट which it can produce in various bodies objects around us। चलिए वन बाय वन हम इन सारे इफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। हम लोग फोर्स को देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। जैसे कि अगर आपका फुटबॉल ग्राउंड पे रखी हुई है, वो रेस्ट पोजीशन पे है, जब उसको हम लोग पैर से किक करेंगे तभी वो आगे बढ़ेगी। सो फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। आप क्रिकेट खेलते समय बॉल को कैच करते हैं या फुटबॉल पे गोलकीपर बॉल को पकड़ता है तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाकर रेस्ट पोजीशन पर लाता है। A force can change the speed of a moving body। आप साइकिल चलाते हैं, जब साइकिल की स्पीड आपको बढ़ानी होती है आप तेजी से पैडलिंग करने लगते हैं। तेजी से पैडलिंग करने का क्या मतलब है कि आप अपने पैर के या अपने लेग्स के थ्रू उस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। देन आपकी इस साइकिल की स्पीड इंक्रीज होती है।
A force can change the direction of moving body. आपका फुटबॉल किसी प्लेयर ने आपकी तरफ किया, आप उसको अपने लेग्स के थ्रू किक करके उसका डायरेक्शन और मोशन दोनों चेंज कर देते हैं। यही चीज आपका क्रिकेट में बैट्समैन करता है। जब बॉलर उसकी तरफ बॉल फेंकता है या उसके बॉल करता है, तो बैट्समैन अपने बैट से बॉल को हिट करके उसके डायरेक्शन और मोशन दोनों को चेंज कर देता है। A force can change the shape और साइज ऑफ द बॉडी। आप एक स्प्रिंग ले लीजिए, उसको आप स्ट्रेच करिए या कंप्रेस करिए, उन दोनों कंडीशंस में आप उसके शेप या साइज को चेंज कर सकते हैं। या आप आटे का डो ले लीजिए, उसको अगर हाथ से आप दबाइए तो भी उसका, या क्ले ले लीजिए तब भी उसका आपका शेप क्या हो जाता है और साइज चेंज हो जाती है। तो हम बड़े सिंपल वे में कह सकते हैं कि effect of the force, when the force is exerted on particular object, then it can bring the change in its position, motion, direction, shape and size. या हम यहाँ पे अब फोर्स के लिए एक डिफिनेशन और निकाल सकते हैं। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी which when exerted on any object brings the change in its shape, size, motion, direction and its position. आप वीडियो को पॉज करके इस पर्टिकुलर बातों को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं इसको फिर से रिपीट एक बार कर देता हूँ। Force is a physical quantity which have the tendency to bring the change in the object when it is exerted. This change can be in its shape, size, motion, direction and its position. A force is an influence which tends to set a stationary body in motion or stop a moving body, or which tends to change the speed and direction of a moving body, or which tends to change the shape and size of the body. जो हम लोगों ने अभी बात बोली उसी को यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते हैं, या तो उसको हम लोग रेस्ट से मोशन पे ला सकते हैं, मोशन से रेस्ट पर ला सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और उसके शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है? देखिए, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट पर जब एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं और उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है उसकी वजह से ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, देन द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। या आप ये भी कह सकते हैं, इफ द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड देयर अलजेब्रिक सम इज 0, देन द फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स। जैसे कि यहाँ एक आपको डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पे दो टीमें हैं जो एक टग ऑफ वॉर में रस्सी को दोनों तरफ से खींच रहे हैं और दोनों टीमें 300 न्यूटन का फोर्स एक दूसरे पर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम कह सकते हैं द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय बोथ द टीम्स ऑन ईच अदर इज इन बैलेंस कंडीशन, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं और इनका अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। और या हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये फोर्स लगाए जा रहे हैं ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल वर्ड में हम यहाँ पे कह सकते हैं, इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी सम्स अप टू 0, देन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर नोन एज बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस के लिए हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम और देख सक रहे हैं, वही सेम एग्जांपल लिया गया है, टग ऑफ वॉर का लिया गया है। इसमें दोनों टीमें इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, लेकिन यहाँ पर जो आपका पोजीशन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द फोर्सेस आर बैलेंस। अ फोर्स व्हिच is having the same magnitude and opposite in direction। आप इस बात को बड़े केयरफुली नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल पे देखा, दोनों टीमें 300 न्यूटन का फोर्स लगा रही थी, अपोजिट इन डायरेक्शन, देन द फोर्सेस आर बैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पे दोनों टीमें एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। If two individual forces are of equal magnitude and the opposite direction, then forces are said to be balanced। Balance, the force cannot produce motion in a stationary body or stop a moving body, they can change the shape of the body only। मीन्स उसकी पोजीशन में ये कोई चेंज नहीं ला सकते। अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस के लिए हम लोग बिल्कुल सिंपल बैलेंस फोर्सेस का उल्टा बोलेंगे। इफ नंबर ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड इट्स पोजीशन चेंजेस, इट कम्स इनटू मोशन in the direction of the greater force, then the forces are unbalanced force। When the resultant force acting on a body is not equal to 0, the forces acting on the body are known as unbalanced force। The body acted upon by unbalanced forces changes its state of motion।
जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर दो पर्सन फोर्स लगा रहे हैं और वो एक पर्सन ज्यादा फोर्स लगा रहा है, एक पर्सन कम फोर्स लगा रहा है, तो श्योर है कि जो पर्सन ज्यादा फोर्स लगा रहा है वो कम फोर्स लगाने वाले पर्सन को पुश कर देगा और ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में चल जाएगा। देन व्हेन द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड object it starts moving in the direction of the greater force, then forces are unbalanced force। जैसे आप यहाँ एग्जांपल पे देख सकते हैं, forces acting on object to cause a change in motion, they are unbalanced force। यहाँ डायग्राम में एक तरफ दो पर्सन है वो ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं और एक तरफ एक पर्सन है जो कम फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है और जिधर से ज्यादा फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और देख सकते हैं आपको, जैसे यहाँ पर दो पर्सन है, एक 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, एक 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो श्योर है जो ऑब्जेक्ट या पर्सन 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है वहां ज्यादा लग रहा है, देन ऑब्जेक्ट अ सेकंड पर्सन विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। आप सेकेंड एग्जांपल पे देख सकते हैं, एक बर्ड है उस पर जो आपका फोर्स फ्रिक्शन फोर्स एयर का लग रहा है वो 16 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन जो बर्ड का वेट है 25 न्यूटन वो नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, सो द बर्ड विल मूव इन द डाउन डायरेक्शन बिकॉज जो उसका डाउनवर्ड फोर्स है, वेट फोर्स है वो ज्यादा है अप फोर्स से। यहाँ पर आपको एक ट्रॉली है जिस पर एक डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और दूसरे डायरेक्शन पे 4 न्यूटन के दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो श्योर है ट्रॉली जिधर आपका ग्रेटर फोर्स है उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। सेम चीज आप नेक्स्ट एग्जांपल में भी देख सक रहे हैं, जो रॉकेट है उसका जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो 300 न्यूटन है और उसका वेट जो डाउनवर्ड है वो 100 न्यूटन है, सो रॉकेट विल गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन। दे आर द फ्यू एग्जांपल्स जो हमको अनबैलेंस फोर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अनबैलेंस फोर्स व्हेन द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इफ body starts moving in the direction of the greater force, then the forces are unbalanced force। When two forces act on object in the same direction, the forces add up to produce a larger force। या आप इसको ये भी कह सकते हैं, जैसे आपसे ये पूछा जाए कि जब दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो या फोर्स एक्सर्ट हो रहे हो तो वो क्या होंगे। If two forces are acting in a same direction, then to find the resultant we will add them up। When two forces acts on an object in the same direction, the forces add up to produce a larger force। The magnitude of the two forces in the same direction is added to get the resultant force। आप जैसे यहाँ पे कह सकते हैं F1 और F2 टू फोर्सेस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन पे। देखिए यहाँ पर कंडीशन है फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, द रिजल्टेंट F इक्वल्स टू F1 प्लस F2। आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में देख सकते हैं, फर्स्ट फोर्स जो है वो 70 न्यूटन का लग रहा है, दूसरा फोर्स जो है आपको 45 न्यूटन का लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन पर हैं, तो ये दोनों को रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इनको ऐड कर देंगे, देन टोटल रिजल्टेंट फोर्स विल बी 115 न्यूटन। आप नेक्स्ट एग्जांपल पे देख रहे हैं, दो पर्सन है एक बॉक्स को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों उस पर 200 न्यूटन और 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स व्हिच इज एक्सर्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर बॉक्स विल बी 300 न्यूटन। ये जो हो जाएगा हमारा नेट फोर्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, when the two forces acting on an object in a particular direction, then to find out the resultant we will add them up। और ये जो आपका मोशन होगा ऑब्जेक्ट का वो सेम डायरेक्शन इन द फोर्सेस अप्लाइड हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ द कंबाइंड फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स, ये चीज आप यहां पर कह सकते हैं। नाउ व्हेन फोर्सेस एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, जैसे किसी पर्टिकुलर बॉक्स में एक लेफ्ट और एक राइट से फोर्स लगाया जाए, तो जिस तरफ से ज्यादा फोर्स लगाया जाएगा ऑब्जेक्ट उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ग्रेटर फोर्स में से स्मॉलर फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। व्हेन द फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन they are combined by subtracting the smaller forces from the larger forces। When you add equal forces in the opposite direction, the net force is zero। आपको देखिए यहाँ पर
फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, आपका FA फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो स्मॉलर है और FB ग्रेटर फोर्स है। तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो ग्रेटर फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और इसका रिजल्टेंट जो हम लोग निकालेंगे FB माइनस FA से निकालेंगे। द नेट फोर्स इक्वल्स टू FB माइनस FA in the direction of the FB, means two forces acting on a body, if they are in opposite in direction, then object will start moving in a bigger force direction and the resultant जो हम लोग यहाँ मिलेगा वो ग्रेटर में से स्मॉलर फोर्स को सब्ट्रैक्ट करने से ऑब्टेन होगा। डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमने अभी अपने पर्टिकुलर सेक्शन में फोर्स के बारे में देखा। फोर्स के लिए हम लोगों ने जो अपना डिस्कशन स्टार्ट किया उसको हम लोगों ने जर्नल वे में कहा फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश अ पुल। फोर्स जब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट किया जाता है तो फोर्स जो चेंज ला सकता है ऑब्जेक्ट के शेप में, साइज में, मोशन में, डायरेक्शन में और इसकी पोजीशन में। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज द टेंडेंसी टू ब्रिंग द चेंज इन द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एक्सर्टेड। These change can be its shape, size, motion, direction and its position. फिर हमने यहाँ पे देखा balance force when the number of forces acting on a particular object and their algebraic sum is 0. These forces not brings any change in its motion of the object, then the forces are balanced force. Balance force का resultant find out करने के लिए हम लोग दोनों forces को add कर देते हैं क्योंकि दोनों force same direction पर लगते हैं। अनबैलेंस फोर्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया when the two forces acting on a particular object and object starts moving in a direction of the greater force, then the forces exerted on an object are unbalanced force। इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ग्रेटर फोर्स में से स्मॉलर फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने हमको 3 लॉ ऑफ मोशन दिए, हम लोग 1 बाय 1 इन तीनों लॉस को डिस्कस करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूटन हैज गिवन 3 लॉ टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉडी। दीज लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ पोजीशन भी कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को जो रिटेन करता है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया। लेकिन जनरली अगर हमसे पूछा जाए तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ पोजीशन। अब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को रिटेन कैसे करता है? ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक हम उसको कंपेल नहीं करेंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्सर्ट नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से मूव नहीं करेगा या अपनी पोजीशन, रेस्ट की पोजीशन को चेंज नहीं करेगा या मोशन की पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion। या हम बड़े सिंपल वे में कह सकते हैं any object will retain its position whether it is rest or motion till then any external force is not applied on it। कोई भी ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन को रिटेन करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट stays at rest and an object in motion stays in motion with the same speed and in the same direction unless acted upon by an unbalanced force। an object at rest stay at rest जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर ही बना रहेगा। an object acted upon a balance force stay in rest। अगर बैलेंस फोर्स है, अभी हमने देखा बैलेंस फोर्सेस में क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से मूव नहीं करता। अगर ये दोनों पर्सन सेम फोर्स इस पर इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन लगा रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट में कभी भी मूवमेंट नहीं होगा। इट मींस दे आर एक्सर्टिंग द बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स एंड ऑब्जेक्ट एक्ट अपॉन एन अनबैलेंस फोर्स चेंजेस द स्पीड एंड डायरेक्शन। दोनों पर्सन सेम डायरेक्शन पर फोर्स लगा रहे हैं, इस पे अनबैलेंस फोर्स हो जा रहा है, मींस
the exerted force of both the person is more than the opposition force offered by the object, तो ये इसको बड़ी आसानी से इसकी पोजीशन से इसको मूव कर पा रहे हैं। ये अनबैलेंस फोर्स है। जब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तभी इसकी पोजीशन पर चेंज आया, और एक्सटर्नल फोर्स में अनबैलेंस्ड फोर्स ही उसकी पोजीशन में चेंज ला सकते हैं, बैलेंस फोर्स उसके पोजीशन में चेंज नहीं ला सकते। एंड ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, स्टे इन रेस्ट, जैसे ये फुटबॉल ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये रेस्ट पे ही रहेगा जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। और जब एन ऑब्जेक्ट एक्ट्स अपॉन एन अनबैलेंस्ड फोर्स चेंजेस द स्पीड एंड डायरेक्शन, जब इसको पैर से किक किया गया, हमने अपने फुट के थ्रू इसको किक किया, देन बॉल का चेंज डायरेक्शन और मोशन दोनों चेंज हो गया है। ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टे इन मोशन, जब तक उसको कोई फोर्स लगाकर रोका ना जाए वो ऑब्जेक्ट उस पर मोशन में ही रहेगा अगर वो मोशन है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये हमको स्टेट करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, वेदर रेस्ट और मोशन। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। और कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को जो रिटेन करता है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। There are two conditions on which the first law of motion is depend। इस बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके श्योरली नोट डाउन कर लेंगे। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो जीरो होगी। जब वेलोसिटी जीरो है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपका एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट वेलोसिटी इज v equals to 0 and acceleration a equals to 0 are 0, the object continues to be rest। आपका रेस्ट पर है तो वेलोसिटी भी जीरो है, एक्सीलरेशन भी जीरो है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो रेस्ट पर रहेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसमें मोशन होगा, इसका मतलब एक्सीलरेशन होगा। then we can say we can produce the acceleration by exerting the force। if any object is in acceleration then there is surely the force on that particular object। नेक्स्ट यहां पर हम बात बोलेंगे एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन मोशन velocity is not equals to 0, v is not equals to 0, when acceleration a equals to 0, therefore the object will continue to be motion when the constant velocity are in the same direction। यहां पर आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में तो है लेकिन वो एक्सीलरेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। What is an external force? An external force is the change in the mechanical energy, that is either the kinetic energy or the potential energy in an object। These forces are caused by external agent। Example of external forces are friction, normal force and air resistance। ओके, चलिए हम लोग अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। इनर्शिया, जैसा कि हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये बात आई कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को रिटेन करता है वेदर रेस्टिंग और मोशन, तो ये क्यों करता है, कैसे कर ले जाता है? ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। देन व्हाट इज द इनर्शिया? इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन। ग्रेटर the inertia of the body, greater will be the force required to change in its state a uniform motion। mass is the measure of the inertia of a body। आपका मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया उसकी ज्यादा होगी। heavier object have the more inertia than the lighter object। जैसे कि अगर हमको एक फुटबॉल है उसको हाथ से उठाना हो, बड़ी हम इजी उठा लेंगे, बट सेम साइज का अगर स्टोन हो तो उसको हम लोग नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है स्टोन का, तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। सेम चीज अगर एक छोटा बॉक्स है उसको हम लोग पुल कर लेंगे, लेकिन अगर एक हैवी और बिगर बॉक्स है उसको हमको पुश या पुल करना हो तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका मास ज्यादा होने की वजह से उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एग्जाम्पल, अ स्टोन हैज मोर इनर्शिया देन अ फुटबॉल। A cricket ball has more inertia than a rubber ball of the same size। क्योंकि उनके मासेस में डिफरेंस है, मास में डिफरेंस होने की वजह से उनके इनर्शिया में भी डिफरेंस होगा। टाइप ऑफ इनर्शिया, सबसे पहले इनर्शिया इज ऑफ थ्री टाइप्स। रेस्ट, इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू कंटिन्यू इज a state of rest even when some external unbalanced force is applied on it is called the इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट
आप जैसे ही फोर्स लगाते हैं तुरंत नहीं मूव कर जाता, वो आपके एक्सर्टेड फोर्स का कुछ अपोज करता है। जब तक ऑब्जेक्ट का अपोजिशन फोर्स आपके एक्सर्टेड फोर्स के इक्वल नहीं हो जाता या उससे आपका एक्सर्टेड फोर्स ज्यादा नहीं हो जाता, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके एक्सर्टेड फोर्स का एक सर्टेन इंस्टेंस तक अपोज करता है। डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ कह सकते हैं पर्सन सिटिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट्स सडनली। आप ये एग्जांपल किए होंगे, आप बस में बैठे हैं या व्हीकल में बैठे हुए, अगर अचानक से ड्राइवर उस व्हीकल को या बस को चला दे तो आपको पीछे की तरफ जर्क लगता है ड्यू टू द इनर्शिया। इसका रीजन क्या है कि जो आप रेस्ट पोजीशन पर है, जो पार्ट आपका सीट पर है उस व्हीकल के, वो तो मोशन में आ जाता है, लेकिन आपके कमर के ऊपर का हिस्सा अभी भी रेस्ट पोजीशन पर है, वो एकदम से सडनली मोशन में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से आपको पीछे की तरफ जर्क लगता है। आप यहां डायग्राम में भी देख सकते हैं, द बस मूव सडनली द पैसेंजर जर्क्स बैकवर्ड। इसमें यही रीजन है कि जो हिस्सा आपका सीट के टच में है वो तो मोशन में आ जाता है, लेकिन जो अपर पार्ट है वो मोशन में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से आपको पीछे की तरफ जर्क लगता है। आप एक यहाँ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप एक ग्लास का टम्बलर ले लें, उस पर एक कार्डबोर्ड रखें और उसके ऊपर एक कॉइन रखें, और बहुत केयरफुली अगर आप उस कार्डबोर्ड को अपनी फिंगर से हिट करें तो आप देखेंगे कि आप जो फोर्स एक्सर्ट किए कार्डबोर्ड पर, उसकी वजह से कार्डबोर्ड तो आगे मूव कर जाएगा, लेकिन जो कॉइन है वो उस ग्लास टम्बलर के अंदर गिर जाएगा। इसका रीजन क्या है कि जब आपने अपनी फिंगर से बहुत तेजी से और सडनली उस कार्डबोर्ड पे हिट किया तो कार्डबोर्ड तो मोशन में आ गया, बट ड्यू टू द इनर्शिया वो कॉइन मोशन में नहीं आ पाया और वो उस टम्बलर में नीचे गिर गया। आप उसके कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि कोई हैवी क्लॉथ कारपेट वगैरह को जब हम लोग डस्टिंग करने लगते हैं तो उसको हम लोग स्टिक से धीरे धीरे बीट करते हैं या उस पर हिट करते हैं तो उस पर डस्ट पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं, या वेट क्लॉथ वगैरह को हम लोग जब बहुत तेजी से सेक करते हैं तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं। इसका रीजन यही है, जैसे अगर कारपेट को आप लोग हल्के से स्टिक से हिट करें तो जिस पर्टिकुलर हिस्से पे आपकी वो स्टिक हिट करेगी तो वो कारपेट का हिस्सा तो मूव कर जाएगा, लेकिन डस्ट पार्टिकल ड्यू टू इनर्शिया रेस्ट पे रह जाएंगे और जिसकी वजह से वो छिटक कर उससे अलग हो जाएंगे। सेम यही चीज आपका जब वेट क्लॉथ को हम लोग जर्क करते हैं, जैसे टॉवेल वगैरह गीली हो उसको हम लोग जर्क करते हैं तो तेजी से जर्क करने पर उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि जर्क करने से आपका टॉवेल जो है वो तो मोशन में आ जाता है, लेकिन जो आपके कह लीजिए कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो तेजी से बाहर नहीं आ पाते हैं और अपनी इनर्शिया की वजह से अपनी रिस्ट पोजीशन पे रह जाते हैं और वो उस कपड़े से अलग हो जाते हैं। सेम चीज आप लोगों ने बचपन में पेड़ों से खूब फल तोड़े होंगे और उसमें होता क्या है, जब हम लोग पत्थर से या डंडे से उसको हिट करते हैं तो आपके जिस ब्रांच पे या फल पे वो हिट होता है वो तो मोशन में आ जाता है, लेकिन ब्रांच या फ्रूट आपका रेस्ट में रह जाता है, जिसकी वजह से वो अपने ब्रांच से टूट के अलग। यही चीज कैरम खेलते समय होता है, जब हम तेजी से उसको हिट करते हैं तो जिस पर्टिकुलर हमारे कैरम्स के क्वाइंस पर आपका स्ट्राइकर हिट करता है वो तो मूव कर जाता है, लेकिन बाकी स्टैक हमारा सेम एज इट इज बना रह जाता है ड्यू टू द इनर्शिया। Inertia of motion, the tendency of the body to continue in its state of motion even when some unbalanced force are applied on it, it is called the inertia of motion। जैसे कि अगर आप एक मूविंग बस से अनकेयरफुली जंप करते हैं, पहले तो ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं और वो केयरलेसली उससे से थोड़ी थोड़ी बस चल रही उससे मूव करते हैं तो वो फिसल के गिर जाती है। इसका रीजन ही क्या होता है कि जब वो बस पर है तब तो उनकी पूरी बॉडी मूव कर रही है, लेकिन जब उससे जंप करते हैं तो सडनली वो रेस्ट पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो रिक्वायर्ड फोर्स नहीं एक्सर्ट कर पाते हैं और वो फिसल कर नीचे गिर जाते हैं। अ मैन केयरलेसली गेटिंग डाउन अ मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड, द रीजन being that this feet comes to rest suddenly, where is the upper part of the body remains the forward in motion। ये रीजन होता है जिसकी वजह से पर्सन केयरलेसली मूविंग बस से उतरने पर नीचे गिर जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अगर हम एक बस पे खड़े हुए हैं और
या हम उस पे बैठे हुए हैं और बस सडनली अगर ड्राइवर उस पे ब्रेक लगा देता है तो हमको आगे की तरफ जर्क लगता है। उसका रीजन क्या है कि जो पार्ट हमारा बस के टच में है वो तो रेस्ट पर आ जाता है, लेकिन हमारा जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो मूव करता रहता है और हमको आगे की तरफ जर्क लगता है। Inertia of direction. The tendency of the body to oppose any change in its direction of motion is known as inertia of direction. आप व्हीकल्स पे आप कार वगैरह बैठे रहते हैं तो जब कार जिस डायरेक्शन में मुड़ती है हमारी बॉडी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाती है। इसका रीजन भी सेम यही है, ड्यू टू द इनर्शिया हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो जो हमारा बॉडी का पार्ट कार के टच में है या सीट पे हम इस पे बैठे हुए टच में है वो तो उस डायरेक्शन में मूव कर जाता है, लेकिन हमारे बॉडी का अपर पार्ट उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाता क्योंकि ड्यू टू द इनर्शिया वो अपने पोजीशन को रिटेन करने की कोशिश करता है। The water drops strikes the cycle tire and round of its fly of the tangentially. आपने पानी पे अगर साइकिल या व्हीकल चलाया हो तो आप देखेंगे कि जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो जो व्हील है उसकी डायरेक्शन में ही मूव कर जाते हैं। इसका रीजन भी सेम यही है। या आप किसी नाइफ वगैरह या रेजर वगैरह को ग्राइंडिंग व्हील पे जब उस पे आप ग्राइंड करते हैं तो जो उसमें से आपका कह लीजिए कि स्पार्कल्स निकलते हैं वो सेम मोशन के डायरेक्शन में ही निकलते हैं। उसका भी रीजन सेम है। आप यहाँ डायग्राम में इन एग्जांपल्स को देख भी सकते हैं। अदर यहाँ पर जो हमने इनर्शिया के 3 फॉर्म पढ़े, इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, इनर्शिया ऑफ द मोशन एंड इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन। आप इस डायग्राम में तीनों के एग्जांपल्स को देख सकते हैं। जैसे कि ये मूविंग बस है, अगर ये आपकी बस है ये सडन मूव कर जाए तो हमको पीछे की तरफ जर्क लगता है। या कैरम में जो इसकी कॉइन्स हैं इसको स्ट्राइकर से हम हिट करें तो जिसमें पर्टिकुलर कॉइन में स्ट्राइकर हिट करता है वो तो मूव कर जाता है, लेकिन बाकी स्टैक हमारा सेम एज इट इज बना रहता है। सेम इनर्शिया इन द मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में भी आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पर दिखाया गया है। आप इन एग्जांपल्स को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। डिफिनेशन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हमने जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने यही बात कही कि एनी ऑब्जेक्ट ट्राइज टू रिटेन इट्स पोजीशन वेदर इट इज द रेस्ट ऑफ मोशन टिल देन एनी एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। इसको हम लोग लॉ ऑफ पोजीशन भी बोलते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को इनर्शिया प्रॉपर्टी की वजह से रिटेन करता है, सो हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ देयर इज नो फोर्स, there is no change in state of rest or of the uniform motion. In the other word, same चीज को हम कह सकते हैं, if the force is applied it may change the state of rest or of the uniform motion. If the force is not sufficient it may not produce a change but only try to do so. Hence force is that which changes or tries to change the state or the rest of uniform motion of the body in the straight line. या आप कह सकते हैं force is a physical quantity which tries or changes the position of the object whether it is rest or motion. Force is a vector quantity, एक particular direction में exert होता है। Momentum क्या है, चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। The force is required to stop a moving body is directly proportional to the mass. अभी हमने देखा जिस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा होता है उसका मास भी ज्यादा होता है, इसका मतलब हमको ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। सो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो उसको रोकने के लिए या मूव करने के लिए हमको ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी. The quantity of the motion in a body depends on the mass and the velocity of the body. It is combined effect of the mass and velocity of the body. Mathematically, momentum of the body is the product of mass and the velocity of the body. यहाँ momentum को P equals to mv कह सकते हैं, momentum को हम लोग P से indicate करते हैं। हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास m है और उसकी वेलोसिटी v है तो उसका मोमेंटम जो हो जाएगा वो p इक्वल्स टू mv हो जाएगा। या सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप लोग नोट करते चलेंगे। एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। सीजीएस सिस्टम में जो मोमेंटम की यूनिट होती है वो ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है, या डाइन
पर इंटू डाइन सेकेंड होती है, MKS में न्यूटन सेकेंड होती है, या kg मीटर पर सेकेंड आपकी होती है। If a body is at rest, its velocity is zero, hence the momentum is also zero. क्योंकि मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी पे। तो आपका जो मास है वो तो आपकी कह लीजिए कि बेसिक प्रॉपर्टी है, बट वेलोसिटी को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, और वेलोसिटी को कम ज्यादा करके हम लोग उसके मोमेंटम को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। Every moving body possesses momentum. Momentum depends upon the mass and the velocity of the body, so a body will have a larger momentum. If its mass is large, आपको किन कंडीशन पर हो सकता है? किसी भी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा हो सकता है अगर उसका मास ज्यादा हो। If its velocity is large, if both and mass and velocity are large, then इन दोनों कंडीशन पे आपका जो मोमेंटम होगा वो ज्यादा। A karate player can break a pile of tile or a slab of ice with a single blow of his hand. देखिए इसमें पर्टिकुलर होता क्या है कि आपका टाइल हो या आपका आइस स्लैब हो, उस पे कराटे प्लेयर काफी तेजी से ब्लो करते हैं, जिसकी वजह से उनके हैंड का मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से जब वो उस स्लैब आइस स्लैब या टाइल को हिट करते हैं, जिसकी वजह से उस पर बहुत ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होता है और वो आसानी से टूट जाता है। ये डिपेंड करता है कि वो कितने स्किलफुल अपने हैंड से उसको ब्लो करते हैं और अपने मोमेंटम को इंक्रीज करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हमने मोमेंटम को देखा, अब मोमेंटम के ही बेस पर हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि ये चीज हमको क्या बताता है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied unbalanced force. Rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. या हम कह सकते हैं force equals to change in momentum upon time taken. Same, the force exerted on a body is directly proportional to the rate of change of momentum. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied unbalanced force. जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इनिशियल वेलोसिटी u है, जिस पर हमने कुछ फोर्स f t सेकेंड के लिए लगाया और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करके हमने v कर दी, और इसके पोजीशन में भी हमने चेंज किया। कंसीडर अ बॉडी ऑफ द मास m हैविंग द इनिशियल वेलोसिटी u, सपोज अ फोर्स f acts on the body for the time t and its final velocity becomes v. यहां पर जो ऑब्जेक्ट का इनिशियल मास है वो m है, मास नहीं चेंज होगा, जैसे मैंने कहा ये बेसिक प्रॉपर्टी है। इनिशियल वेलोसिटी v है, हमने इस पे f फोर्स t सेकेंड के लिए लगाया और x का एक्सीलरेशन चेंज करके हमने a किया, देन आफ्टर द t सेकेंड इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो v हो गई। p1 इज द इनिशियल मोमेंटम, p2 इज द फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम p1 इक्वल्स टू हो जाएगा mu, क्योंकि मास m है और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल मोमेंटम हो जाएगा mv, मास m सेम रहेगा, हमने सिर्फ यहाँ पर वेलोसिटी चेंज की। नाउ चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये हमारी चीज यहाँ पर हो जाएगी mv माइनस mu। देन यहाँ पर हम देख रहे हैं m कॉमन है, तो सेम चीज को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं mv माइनस u। ये तो चेंज इन मोमेंटम हो गया, लेकिन ये जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है पर्टिकुलर टाइम t में हो रहा है, देन वी कैन राइट हियर p2 माइनस p1 अपॉन t, या हम लोग सेम यहाँ पर लिख सकते हैं mv माइनस u अपॉन t। आप वीडियो को पॉज करके इस डेरिवेशन को नोट करते चलेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमसे यही बोला गया कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने अपनी यहाँ पर स्टेटमेंट को लिखा f प्रोपोर्शनल m v माइनस u अपॉन t। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा v माइनस u अपॉन t है, ये क्या होता है, एक्सीलरेशन a के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं f प्रोपोर्शनल m a, फोर्स exerted on object is directly proportional to the rate of change of momentum। इससे हमको यहाँ पे फार्मूला मिला F proportional ma, using the constant of proportionality k, then we can write the formula F equals to k ma।
एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मास की यूनिट केजी होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 केजी इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो के की वैल्यू जो हमको न्यूमेरिकली मिलेगी वो 1 मिलेगी। So substitute the value of the k, then we will get our final formula F equals to ma। हमको यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के हेल्प से फोर्स की एक डिफिनेशन और मिली। Force exerted on any object is equal to the product of its mass and acceleration। देखिए हमने शुरू क्या किया था, फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश या पुल। हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश या पुल करते हैं तो हम लोग फोर्स एक्सर्ट करते हैं। फिर हमने अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाया और हमने इस बात को डिस्कस किया कि फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव द टेंडेंसी टू ब्रिंग द चेंज इन द ऑब्जेक्ट in which it is exerted। This change can be its in shape, size, position, motion and direction। अब विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम फोर्स की एक नई डिफिनेशन पा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे भी कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। हम एक बात यहाँ पर और भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोले न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव अस द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड एक्सीलरेशन। जो हमको यहाँ मिला F equals to ma। Newton's second law of motion also give us a method of measuring the force in the term of the mass and acceleration। ये जो हमको टर्म यहाँ पे मिल रहा है F equals to ma या A equals to F by m, हम यहाँ पर कह सकते हैं। The acceleration produced in a body is directly proportional to the force acting on it and inversely proportional to the mass of the body। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। If the mass of the body is doubled, its acceleration will be half, and if the mass is half, then acceleration will be doubled। SI unit of the force is Newton। इसको हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। A Newton is that force when it acts on a body of the mass 1 kg produces the acceleration of 1 meter per second square। या हम कह सकते हैं कि if a force is exerted on a body of mass 1 kg and it produces the acceleration of 1 meter per second square, then force is said to be 1 Newton। Then F equals to ma। मास यहाँ पर 1 kg है, एक्सीलरेशन भी यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। Then force become 1 Newton। 1 Newton equals to 1 kg per meter second square। आप न्यूटन की जगह पर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं फोर्स की यूनिट के फॉर्म में। रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। SI यूनिट जो होती है वो फोर्स की न्यूटन होती है और CGS यूनिट डाइन होती है। फोर्स F equals to 1 Newton, mass equals to 1 kg, acceleration equals to 1 meter per second square। then definition of the force F equals to ma। हम सारी वैल्यूज लिखेंगे। 1 न्यूटन equals to 1 kg into 1 meter per second square। kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 सेंटीमीटर। नाउ 1 न्यूटन equals to 1000 ग्राम 100 सेंटीमीटर, then 1 Newton equals to 10 power 5 gram centimeter per second square। या हम कह सकते हैं 1 Newton equals to 10 power 5 dyne। It is the relation between the Newton and dyne। Now हम यहाँ पे फोर्स की कुछ और यूनिट्स पर डिस्कस करेंगे जिनको हम लोग 1 by 1 देखते हैं। सबसे पहले जो हमको यहाँ पर दे रखा है यूनिट ऑफ फोर्स इन द CGS। CGS में जो यूनिट ऑफ फोर्स होती है वो डाइन होती है। अगर हम यहाँ पे मान ले कि मास m इक्वल्स टू 1 ग्राम, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फोर्स इक्वल्स टू 1 डाइन। तो इसके अकॉर्डिंग हम डाइन की डिफिनेशन जो दे सकते हैं, when a force is applied on a body of the mass 1 gram and produces the acceleration in the body of 1 centimeter per second square, then the force acting on that object will be 1 dyne। या आप कह सकते हैं इसको फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल बी 1 dyne when the object mass is 1 gram and it produces the acceleration of 1 centimeter per second square। SI यूनिट जो होती है वो आपकी न्यूटन होती है। Now if mass m equals to 1 kg, acceleration equals to 1 meter per second square, F equals to ma, then from the formula we will get F equals to 1 Newton। then 1 Newton is the force when it is exerted
on a object mass 1 kg produces the acceleration of 1 meter per second square, then force is said to be 1 न्यूटन। यहाँ पे न्यूटन और डाइन की डिफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया है। इसको आप अपने कॉपी पे वीडियो को पॉज करके श्योरली नोट डाउन कर लें। अदर यूनिट यहाँ पर जो आपको दी गई है उन पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो बात आपकी बोली गई है वो केजीएफ पर बोली गई है। नाउ देन केजीएफ या किलोग्राम फोर्स ऑफ द किलोग्राम वेट इज द फोर्स with which a mass of 1 kg is attracted by the earth towards the center, means 1 kgf equals to 9.8 newton. Gram gf या gram force or the gram weight is the force with which a mass of 1 gram is attracted by the earth towards its center. 1 gf equals to 981 dyne. Relation between newton and dyne: 1 newton equals to 1 kg or 1 meter per second square. Then 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1000 into 100. Then 1 न्यूटन इक्वल्स टू हम यहाँ पर कह सकते हैं 10 पावर 5 डाइन। डाइन क्या होती है? फोर्स की यूनिट इन सीजीएस सिस्टम होती है और न्यूटन फोर्स की यूनिट इन एमकेएस सिस्टम है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाय द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, काफी इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है, इसको आप लोग बहुत केयरफुली देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ देयर इज नो फोर्स, there is no change in state of rest or uniform motion. If a force is applied, it may change the state of rest or uniform motion. If the force is not sufficient, it may not produce a change but only try to do so. क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ अपोजिशन फोर्स लगाता है, अगर हमारा एक्सर्टेड फोर्स उसके इक्वल या उससे ज्यादा नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फोर्स इज that which change or tries to change the state of rest or the uniform motion of the body in a straight line. Force is a physical quantity which changes or tries to change the position of the object in the uniform motion of the straight line. Now, hence यहाँ पर we get the definition from a force from the Newton first law of motion. Newton first law of motion can be deduced from the Newton second law of motion. According to the second law हम यहाँ पे कह सकते हैं F equals to ma। अगर उस पे फोर्स जीरो है तो एक्सीलरेशन भी जीरो होगा, तो वहां पे मास तो जीरो नहीं हो सकता। Then we can say a equals to v minus u upon t equals to 0. Final momentum might equals to initial momentum, it means v minus u equals to 0। जब v minus u equals to 0 है तो इसका मतलब v equals to u है after some time, which means that the velocity of the body cannot change in the absence of external force। जब तक आप ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। If the body is initially at the rest, u equals to 0, v equals to 0, if u equals to 5 meter per second, v equals to 5 meter per second, it follows that the body will continue to be in the state of rest or uniform motion along a straight line if no external force is acting on it। अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, मोशन पे है तो वो मोशन पे रहेगा जब तक कोई उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। तो फर्स्ट लॉ कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ इससे रिलेटेड एक हम लोग न्यूमेरिकल को यहाँ पर करते हैं। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं क्वेश्चन को आपके लिए रीड करता हूं। अ फोर्स F1 एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ 2 kg produces the acceleration of 2.5 meter per second square. A force F2 acting on the another body mass 5 kg produces the acceleration 2 meter per second. Then find the ratio of F2 upon F1। तो यहाँ पर जो आपका F equals to ma हो जाएगा 2 into 2.5 that is 5 न्यूटन, क्योंकि हमारा फोर्स का जो फॉर्मूला होता है उसको हम यहाँ पे कह सकते हैं कि F equals to ma। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज करके हमने यहाँ पे अपना पहला जो फोर्स एक्सर्टेड F1 निकाला that is 5 न्यूटन। सेम वे में दूसरा जो हम लोग यहाँ पे फोर्स निकाल रहे हैं that is 10 न्यूटन। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए F2 upon F1 10 upon 5 equals to 2। चलिए एक और एग्जांपल को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आपके कन्वीनियंस के लिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल को भी मैं रीड करता हूं। अ फोर्स of 200 Newton acting on a mass m1 produces an acceleration of 4 meter per second square.
The same force is applied on mass m2, then acceleration produced is 0.5 meter per second square. What acceleration would the same force produce when both the masses are tied together? आपका यहाँ पर जो फोर्स F है 20 न्यूटन है, वो एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू ma, इसकी हेल्प से हम यहाँ पर अगर m को बाहर कर लें तो हमारा m इक्वल्स टू हो जाता है F अपॉन a। हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के हेल्प से m फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा यहाँ पर m1 हो जाएगा F बाई ए 20/4 इक्वल्स टू 5 kg। सेम वे में जब वो फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है जाता है तो उसका आपका जो एक्सीलरेशन है वो चेंज है, तो F इक्वल्स टू 20 न्यूटन, a इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन m2 इक्वल्स टू 20 अपॉन 0.5 40 kg। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स के वेट को फाइंड आउट कर लिया अपने फॉर्मूले के हेल्प से। एक का आ रहा है 5 kg, दूसरे का आ रहा है आपका 40 kg। When m2 and m2 tied together, हमने दोनों मासेस को आपस में बांध दिया तो 40 और 5 kg जो हो जाएगा वो 45 kg हो जाएगा, और जो फोर्स है वो हमारा सेम है 20 न्यूटन। देन a इक्वल्स टू F अपॉन m, m को जो हमारा फाइनल वेट आएगा वो m1 प्लस m2 मींस 20 अपॉन 45, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.44 मीटर पर सेकेंड। इट मींस अगर दोनों जो हमारे यहाँ मासेस हैं इनको हम कंबाइन कर दें तो उनका जो फाइनल एक्सीलरेशन होगा ऑन द सेम फोर्स विल बी 0.44 मीटर पर सेकेंड। इंपल्स ऑफ फोर्स, the product of the magnitude of the force applied on a body and the time for which it is applied, कितने समय के लिए आपने किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया, इज कॉल्ड द इंपल्स ऑफ द फोर्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल I। इंपल्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम, I इक्वल्स टू F इनटू T। SI यूनिट ऑफ द इंपल्स इज न्यूटन सेकेंड, CGS यूनिट डाइन सेकेंड। आप इंपल्स को मोमेंटम के टर्म में भी बात कर सकते हैं, तो हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल्स टू P2 माइनस P1 अपॉन T, या F इंटू T क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इक्वल्स टू P2 माइनस P1। अभी हमने देखा F इंटू T को हम लोग इंपल्स कहते हैं, तो हम लोग इंपल्स की जो एक डिफिनेशन अभी बोले कि इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, सेम वे में हम यहाँ पे कह सकते हैं इंपल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज मत बोलिएगा, यहाँ पे इंपल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स के लिए हम लोग ये भी बात बोल सकते हैं इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। दिस रिलेशन इज कॉल्ड द इंपल्स इक्वेशन और द मोमेंटम इंपल्स थ्योरम। इट हैज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ द इंपल्स इक्वेशन इन डेली लाइफ, जैसे कि यहाँ पर क्रिकेट की बॉल को जब हम कैच करते हैं तो अपने हैंड को हम लोग कुछ लोअर करते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ लाते हैं। इससे होता क्या है कि हम अपना जो इम्पैक्ट टाइम है वो बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फोर्स एक्सर्टेड है वो थोड़ा कम हो जाता है, या हमारे हाथ पे चोट ज्यादा नहीं लगती है। तो अपने कह लीजिए कि बॉल को कैच करते समय हम अपने हैंड को थोड़ा लोअर करते हैं। व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल द प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर कैचिंग द बॉल। बाय मूविंग हैंड द क्रिकेटर इंक्रीजेस द टाइम। As the result, he has to apply the smaller force on the ball. In the reaction, the ball also applies lesser force on the hand of the player, and hand not gets injured. अगर आप बिल्कुल हाथ अपना सीधा रखेंगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और बॉल भी आप पर ज्यादा फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से आपके हाथ में इंजरी आ सकती है, आपको चोट लग सकती है। लेकिन उसको हाथ को लोअर करने से अपने आप टाइम को इंक्रीज कर लेते हैं। सेम वे में जब लॉन्ग जंपर होते हैं तो जिस ग्राउंड पे वो लैंड करते हैं उस पे सैंड गिरा दी जाती है, तो उससे क्या होता है सैंड सॉफ्ट होती है, जिसकी वजह से उनका जो इम्पैक्ट टाइम होता है वो बढ़ जाता है और उनको कम फोर्स लगाना पड़ता है, और ग्राउंड भी उनके बॉडी पर कम फोर्स लगाता है और वो चोट लगने से बच जाते हैं। अगर ये हार्ड सरफेस पे लैंड करें तो उनके बॉडी पे चोट लग सकती है, इंजरीज आ सकती है। जंपिंग फ्रॉम अ पैसेंजर फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन, अ बस,
तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, मूविंग ट्रेन या बस से उसके डायरेक्शन में थोड़ा सा हम दौड़ लगा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मोमेंटम है वो धीरे से स्लो डाउन होता है और हमारा टाइम इंक्रीज हो जाता है। अगर हम बिल्कुल सीधा कूदें और एकदम से रेस्ट पोजीशन पर आ जाएं तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और हम गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं और हमको चोट लग सकती है। लेकिन जब स्लो मूविंग बस या ट्रेन में हम उसी की डायरेक्शन पे थोड़ा सा दौड़ के उतरते हैं तो हम बड़ी इजीली कर लेते हैं, क्योंकि उससे हमारे मोमेंटम को स्लो करने का टाइम मिल जाता है। स्प्रिंग इन अ व्हीकल, द व्हीकल आर फिटेड विद द स्प्रिंग। इससे क्या होता है कि जब हमारी व्हीकल मूव करती है तो वो वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से आपका रोड में इंपल्स या जो उस पे जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी है उससे जो आपका फोर्स लगता है उसका टाइम डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको व्हीकल पे बैठने पे जर्क नहीं लगते। स्प्रिंग इन अ सीट, सीट वगैरह में स्प्रिंग भी इसी तरह लगाए जाते हैं, और भी आपको यहाँ पे कई एग्जांपल्स दे रखे हैं, वीडियो को पॉज करके इनको आप नोट डाउन कर लेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट पर आते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मोreover एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन द डिफरेंट बॉडीज। आप यहाँ पे एक एग्जांपल पे देख रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट है, आप एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स है, F1 equals to F2। When an object exerts a force on another object, the second object at the same instance exert a force on the first object. These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction. These forces act on the different object but never on the same object. यहाँ दो ऑब्जेक्ट होते हैं, आप यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन में दो आप स्प्रिंग बैलेंस ले लें, एक को आप हुक के थ्रू दीवार से अटैच कर दें और दूसरे को आप स्प्रिंग बैलेंस को पहले वाली स्प्रिंग बैलेंस से अटैच कर दें। उसके बाद आप फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस को पुल करें, आप देखोगे कि दोनों स्प्रिंग बैलेंसेस एक दूसरे पर सेम रीडिंग दिखाएंगे, क्योंकि जो उन पे फोर्स लग रहा है दोनों पर इक्वल और अपोजिट। ये वाली स्प्रिंग बैलेंस इसको बाहर की तरफ पुल करने की कोशिश कर रही है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और जो आपकी दीवार पे हुक की हुई है उसको वो अंदर की तरफ पुल करने की कोशिश कर रही है। देन बोथ द स्प्रिंग बैलेंसेस आर एक्सर्टिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। ये आपको थर्ड लॉ को डेमोन्स्ट्रेट करता है। स्विमिंग मैन, जब कोई पर्सन स्विमिंग करता है तो वो अपने हाथ से पानी को पीछे की तरफ डाइवर्ट करता है, और जितने स्पीड से वो पानी को डाइवर्ट करता है पानी उसको आगे की तरफ पुश करता है सेम फोर्स लगाकर, और वो पर्सन इजीली स्विम कर लेता है। वॉकिंग करते समय भी यही चीज होती है, जब हम लोग वॉकिंग करते हैं तो अपने टोज के थ्रू ग्राउंड पर हम प्रेशर करते हैं, जिसके आपके रिएक्शन के थ्रू ग्राउंड भी हमारे बॉडी पर सेम फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से हम लोग इजीली वॉक कर लेते हैं। लेकिन अगर यही कोई स्लिपरी सरफेस हो, क्लेली सरफेस हो, या उस पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट गिरा हो जिस पर हमारा पैर पड़े और हम स्लिप कर जाएं, सो हम रिक्वायर्ड फोर्स अर्थ पर नहीं एक्सर्ट कर पाते हैं, और इन द रिएक्शन अर्थ भी हमारे बॉडी पर उतना फोर्स नहीं लगा पाती है, तो हम वॉक नहीं कर पाते और फिसल कर गिर जाते हैं। तो हमारे जर्नल या प्रॉपर चलने के लिए या वॉकिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जितना फोर्स हम ग्राउंड पर अपने टोज के थ्रू लगाएं, ग्राउंड के रिएक्शन के रूप में या रिजल्ट में हमारे बॉडी पर उतना ही फोर्स एक्सर्ट करें। फ्लाइंग ऑफ द जेट और रॉकेट, जब रॉकेट आपका ऊपर जाता है तो वो उससे बर्निंग गैसेस जेट के फॉर्म में नीचे की तरफ निकलती हैं, जिनके थ्रस्ट की वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। गन एंड बुलेट, गन एंड बुलेट पे जब आप फायर करते हैं तो आपका जब फायर करने पे आपकी जो गन होती है वो पीछे की तरफ रिकॉइल करती है, ये मोमेंटम सेम होने की वजह से होता है, और यहाँ पे भी एक्शन रिएक्शन फोर्स लगता है। मैन एंड द बोट, जब आप किसी बोट पर से जंप करके ग्राउंड पर आते हैं तो बोट थोड़ा पीछे की तरफ फिसल जाती है। इसका रीजन ये क्या है कि जब आप उससे जंप करते हैं तो अपने लेग्स के थ्रू उस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से बोट थोड़ा पीछे हो जाती है। हॉर्स पाइप में भी होता है, जब बहुत तेजी से उसमें पानी का जेट निकलने लगता है तो हमको उसको बहुत टाइटली हेल्ड करना पड़ता है, क्योंकि जितनी तेजी से पानी का जेट उसमें बाहर निकलेगा हॉर्स पाइप को भी वो पीछे की तरफ उसी तरह से ढकेलेगा, तो उसको बहुत टाइटली हेल्ड करना पड़ता है या बहुत मजबूती से पकड़ना पड़ता है। ये कुछ एग्जाम्पल रहे आपके न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए। नो एक्शन इज पॉसिबल विदाउट अ रिएक्शन,
एग्जाम्पल, अ नेल कैन नॉट बी फिक्स्ड ऑन अ सस्पेंडेड वुडन बॉल। अगर एक वुडन बॉल है वो हवा में झूल रही है, उस पर अगर हम कील ठोकने की कोशिश करें तो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका रिएक्शन फोर्स नेल पर नहीं लगेगा। अ पेपर कैन नॉट बी कट बाय सीजर इन अ सिंगल ब्लेड, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अ हैंगिंग पीस ऑफ द पेपर कैन नॉट बी कट बाय ब्लेड, क्योंकि आप जब ब्लेड से करोगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। राइटिंग ऑन अ हैंगिंग पेपर इज नॉट पॉसिबल, सेम यहाँ पे भी वही चीज होगी। हिटिंग ऑन अ पीस ऑफ स्पंज डज नॉट प्रोड्यूस रिएक्शन, यू डू नॉट एंजॉय हिटिंग। Action and reaction are not balanced. Action and reaction through equal and opposite are not balanced because they act on the different bodies. ये सेम बॉडी पे नहीं करते हैं, एक्शन दूसरी बॉडी पे होता है और जो बॉडी पर एक्शन होता है वो रिएक्शन पहली बॉडी पर लगाता है। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होते हैं वो बैलेंस फोर्स नहीं होते। काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये बोली जा रही है, इसको आप वीडियो को पॉज करके श्योरली नोट डाउन कर लेंगे। If the case when they act on the different bodies forming a single system, they become balanced. Any pair of equal and opposite forces are not an action reaction. इसके एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि जैसे अगर एक बुक आपका किसी टेबल पे रखी है, कंसीडर अ बुक kept on a table. The table pushes the book in the upward direction. Thereby does not the book fly up. क्योंकि टेबल उसमें अपवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है तो बुक का वेट भी उसको नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। देखिए ये एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। देखिए यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन में तो ये बोला गया कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, बट दे एक्सर्ट्स ऑन द डिफरेंट बॉडीज एंड ऑब्जेक्ट्स। लेकिन यहां पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है सेम बुक पर एक्सर्ट हो रहा है, तो दीज वेट एंड द रिएक्शन फोर्स इक्वल इन अपोजिट, बट इनको हम लोग एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं कह सकते क्योंकि ये सेम ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट हो रहे हैं। इफ टू फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट इन द मैग्नीट्यूड एक्सर्टिंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, देन दे आर नॉट द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, आर यू कैन से द एक्शन रिएक्शन फोर्स। एक्शन रिएक्शन फोर्स हम उसी कंडीशन पे कह सकते हैं जब वो इक्वल और अपोजिट इन डायरेक्शन हो और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर एक्सर्ट हो रहे हो, सेम ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट ना हो रहे हो। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप वीडियो को पॉज करके इसको श्योरली नोट डाउन कर लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ये हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा। Change in momentum, rate of change of momentum equals to force. Change in momentum equals to F into T. F into T को हमने क्या बोला? इम्पल्स बोला। अगर फोर्स जीरो है तो चेंज इन मोमेंटम भी हमारा क्या होगा? जीरो होगा। If the force applied on the body is zero, then its momentum will be conserved. This law is also applicable on the system. If in a system of the momentum of the object present in the system P1, P2, P3 and the external force on the system is zero, then P1, P2, P3 equals to constant. Note, if only external forces are acting on the system, then its linear momentum will be conserved. Law of conservation of linear momentum. देखिए कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम में मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, हम यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर कर सकते हैं जिनका सर्टेन मास है m1 एंड m2, उनकी इनिशियल वेलोसिटी जो है u1 और u2 है, वो t सेकंड के लिए एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। उनके मासेस में तो कोई चेंज नहीं आता, बट उनकी वेलोसिटीज v1 और v2 हो जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम यहाँ कह सकते हैं मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। In the absence of any external force, total momentum of the system is concerned. यहां पर हम सेम चीज को एक एग्जांपल के थ्रू प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सपोज यहां पर हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं A और B, जिनके मासेस m1 और m2 हैं और इनकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 है, जिसमें से आपका u1 ज्यादा है और u2 कम है। दोनों ऑब्जेक्ट्स t सेकंड के लिए कोलाइड करते हैं और एक दूसरे पर f1 और f2 फोर्स लगाते हैं। मतलब A ऑब्जेक्ट B पर f1 फोर्स लगाता है, B ऑब्जेक्ट A पर f2 फोर्स लगाता है।
और कोलिजन के बाद इनके मासेस में तो कोई चेंज नहीं आता, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, बट इनकी वेलोसिटीज में चेंज आ जाता है। इनकी वेलोसिटी जो फाइनल हो जाती है v1 और v2 हो जाती है। देन कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स a एंड b, इनिशियल मास m1 एंड m2, इनिशियल वेलोसिटी v u1 और u2, दे कोलाइड्स फॉर द t सेकंड, exerts the force a f1 on b f2 on a. After the collision their masses not changes but velocities changes from v1 u1 to v1 u2 to u2. नाउ अब ए ऑब्जेक्ट पर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर बी ऑब्जेक्ट पर डिस्कस करते हैं। अभी हमने यहाँ पर यही बात कही कि जो ऑब्जेक्ट ए है उसका जो इनिशियल मास m1 है और उसकी जो वेलोसिटी है u1 है। देन मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज m1 u1, और कोलिजन के बाद उसके मास में तो कोई चेंज नहीं आता लेकिन उसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है। देन मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन m1 v1, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 v1 माइनस m2 u2, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फोर्स ऑन b बाय a, जो b पर है a फोर्स लगा रहा है वो f1 है, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम मींस f1 इक्वल्स टू m1 v1 माइनस m2 u2 अपॉन t, दिस इज इक्वेशन 1। चलिए अब जैसे हमने a पर डिस्कशन किया उसी तरीके से हम लोग b पे डिस्कशन करेंगे कि जब b का कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद उस पर क्या इफेक्ट आता है। यहां पर b का जो आपका मास था m2 था और इनिशियल वेलोसिटी u2 थी। यहां पर u1 ज्यादा है तो मोमेंटम बिफोर द कोलिजन m2 u2 फॉर द b, मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन क्योंकि कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है b हो जाता है, देन m2 v2, देन चेंज इन मोमेंटम m2 v2 minus m2 u2. Now force on a by b is f2, then change in momentum upon time. Then f2 equals to हम लोग यहाँ पर जो अपनी बात लिख सकते हैं that is f2 equals to m2 v2 minus m2 v2 minus m2 u2, m2 u2 यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपॉन t। Now दोनों फोर्स हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिए कि A B पर कितना फोर्स लगा रहा है और B A पर कितना फोर्स लगा रहा है। According to the Newton's third law of motion, these forces are equal and opposite in direction. It means F1 is equals to minus F2. Then we will write here M1 V1 minus M2 U1 M1 U1 upon T equals to minus M2 V2 minus M2 U2 upon T. T यहाँ पर सेम है तो इसको हम कैंसल आउट कर देंगे तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल्स टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। इस इक्वेशन को हम रिसफल करेंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। देन इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, या हम कह सकते हैं मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरम वी कैन से द मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड दिस इज द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। सम इलस्ट्रेशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहला यहाँ पे रिकॉइलिंग ऑफ द गन दे रखा है। जब हम गन को फायर करते हैं तो हमको पीछे की तरफ कुछ जर्क लगता है। इसमें होता क्या है कि बुलेट जो फायर की जाती है उसकी मास कम होती है लेकिन वेलोसिटी ज्यादा होती है, गन का मास ज्यादा होता है और वेलोसिटी कम होती है। लेकिन अगर दोनों का मोमेंटम कैलकुलेट किया जाए तो आफ्टर द फायर द मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट विल रिमेन सेम। सो इसी मोमेंटम की वजह से आपका गन पीछे की तरफ जर्क लगता है और हमको हल्का सा जर्क फील होता है और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिकॉइलिंग ऑफ द गन। देखिए कभी बाय मिस्टेक ये मत कहिएगा कि गन और बुलेट की वेलोसिटी सेम होगी, ऐसा नहीं होता है। वेलोसिटी में मास में डिफरेंस है तो वेलोसिटी में भी डिफरेंस होगा क्योंकि आपका जो मोमेंटम है दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पर। तो मास कम ज्यादा है, वेलोसिटी कम ज्यादा है, तो इसकी वजह से जो फाइनल मोमेंटम दोनों का आ रहा है वो सेम आ रहा है। अब इस चीज को हम लोग प्रूफ करते हैं। फाइनल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट mv, दिस इज एंड प्लस mv। नाउ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम।
इनिशियल मोमेंटम जब आपने फायर नहीं किया था, गन रेस्ट पर पोजीशन पे थी, बुलेट पे भी कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा। तो हमारा मोमेंटम जो फाइनल होगा mv प्लस mv, इट मींस इसको जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो ये जो हमारी यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी v equals to mv upon m, hence the recoiling of the gun mv upon m and the velocity of the gun is minus mv upon m। इसी से रिलेटेड हम ये एक न्यूमेरिकल देखते हैं, आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इसको रीड करता हूं। फील्ड गन ऑफ मास 1.5 times fires a cell of 15 kg with a velocity 150 meter per second. Calculate the velocity of the recoiling of the gun. तो यहाँ पर टन आपका 1.5 टन, then mass of the gun equals to 1.5 टन equals to 1500 kg, और उससे जो सेल फायर किया जा रहा है वो 15 kg का, वेलोसिटी ऑफ द सेल हो जा रहा है 150, then रिकॉइलिंग ऑफ द गन, इसको करने के लिए मोमेंटम ऑफ द गन, मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइलिंग ऑफ द गन इक्वल्स टू 1500 इनटू v। हमने यहाँ पे जो रिकॉइलिंग ऑफ द गन वेलोसिटी v कंसीडर कर ली। नाउ मोमेंटम ऑफ सेल, मास ऑफ द सेल इनटू वेलोसिटी 15 इनटू 10, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। देन अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द गन इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द सेल, then 1500 v equals to 1500 into 150, then it will be v equals to 15 into 150 upon 1500 equals to 1.5 meter per second. It means the recoiling of the field gun will be 1.5 meter per second. एक एग्जांपल और है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इसको रीड करता हूं, वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अ हंटर ऑफ 45 kg is standing on ice, fires a bullet of 100 gram with the velocity 500 meter per second by the gun of 5 kg. Find the recoil velocity of the hunter. Initial momentum of the system P1, momentum of the hunter plus momentum of the gun plus momentum of the bullet, ये तीनों जीरो होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं P1 प्लस 45 इंटू जीरो प्लस 5 इंटू जीरो, 45 इंटू जीरो गन का हो गया, 5 इंटू जीरो बुलेट का हो गया, प्लस 0.1 इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो। नाउ फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू हंटर मोमेंटम प्लस गन्स मोमेंटम प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट, देन P2 इक्वल्स टू 45 इंटू V, 5 इंटू V प्लस 0.1 इंटू 500, हमने इसको ऐड किया, देन वी आर गेटिंग हियर आवर फार्मूला 50V into 50. Now, by the conservation law of momentum, P1 is equals to P2. 0 equals to 50V plus 50. Then V equals to minus 1 meter per second. Then minus symbol opposite direction को दिखा रहा है, velocity यहाँ पे minus नहीं होगी। The recoiling of the gun with the hunter is 1 meter per second. हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में फोर्स को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन में हमने मोमेंटम और इंपल्स को डिस्कस किया, और उसके बाद हम लोगों ने कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम को डिस्कस किया। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत केयरफुली देखिए। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है और आपको कोई क्वेश्चंस है, कमेंट के थ्रू आप हमको इन्फॉर्म करिए, हम उसको कमिंग वीडियोस में श्योरली इंक्लूड करेंगे। और नेक्स्ट वीडियोस में इस पर्टिकुलर चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे। Till then, keep on practicing, study hard. Jai Hind, Namaskar.